सो हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर आ रहा है जस्ट बिकॉज थोड़ा सा टाइम इशू होता है तो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट आई विल ट्राई टू मैनेज। और हम ट्राई करेंगे कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस, उसको हम लोग पूरा कवर कर पाएँ। और ये जो लेक्चर्स है और जो मैं नोट्स दूंगा उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो। जो नोट्स है वो मैंने बहुत सारे बुक से, स्टैंडर्ड बुक से और कोचिंग इंस्टीट्यूट से सब मिला के बनाया है। तो इसके बाद मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप लोग को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स, और इसके बाद आप सिर्फ कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, रूडीन बार्टले कोई भी, और उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं इस लेक्चर के साथ। ठीक है, क्वेश्चंस हम सारे करेंगे, एक टॉपिक करेंगे, उसके ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, TFR, नेट, गेट, NBHM, सारे के सारे कर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियल एनालिसिस टॉपिक लिख देते हैं, नाम, चैप्टर का नाम लिख देते हैं रियल एनालिसिस। ठीक है, तो रियल एनालिसिस मतलब क्या? बेसिकली हम लोग एक रियल नंबर की बात कर, रियल नंबर लाइन की बात करने वाले हैं। एक रियल नंबर की लाइन है जो आप लोग को पता ही है, और इसके ऊपर ये बहुत सारे डेफिनेशंस एंड ऑल हमें पढ़ना है। तो बेसिकली आप लोग को रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए ग्राफ का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकली, अगर आप इमेजिन कर सकते हो किसी भी डेफिनेशन को, तो आप लोग को कभी भी कोई भी कंसेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ग्राफ का हम लोग एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग जितने भी टाइप के ग्राफ हैं, ग्राफ को कैसे बनाते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं, वो सब भी देखेंगे। बट स्टार्टिंग हम लोग एकदम बेस से करने वाले हैं। तो जो सबसे बेसिक है रियल एनालिसिस में वो आता है सेट। तो सेट क्या होता है? जो वैसे तो इसका कोई एक जनरल डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए, बट जो मोस्ट फेमस डेफिनेशन जो है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि बिकॉज मेरा लेक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो मैं जब बोलूँगा तो आप लोग लिख लिए। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर ना वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। वेल डिफाइंड आप लोग समझिए कि श्योरिटी। आप लोग सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रखेंगे उसके बारे में एक श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ऑफ क्लास, सेट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो आप उसमें क्या रखोगे? सेट के अंदर किसका किसका नाम रखोगे? किसी के लिए 60% वाला इंटेलिजेंट है, किसी के लिए 80% वाला इंटेलिजेंट है, तो इसमें क्या है ना, श्योरिटी नहीं है, राइट? तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते। अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो आप लोग 1 से लेके 10 तक लिख दोगे, तो ये आप एक सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें श्योरिटी है कि हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होंगे, 1 से लेके 10 तक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। तो जहाँ पे आप श्योर ना हो कि उस किस चीज़ को सेट के अंदर रखा जाए या फिर ना रखा जाए, तो वो सेट नहीं बनता। और जहाँ पर आप लोग श्योर होते हो वो क्या बनता है? सेट। ठीक है, ओके। जनरली सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ABXYZ, और एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बट ये नोटेशंस हैं तो हैं। ठीक है, तो ये सेट का डेफिनेशंस हो गया और नोटेशंस हो गया। चलो एक टाइप देख लेते हैं। जो टाइप फर्स्ट है वो है सेट विल्टर फॉर्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों? क्योंकि जो हायर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हायर मैथमेटिक्स से, उसमें जो अगर क्वेश्चंस में सेट दिया होता है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो समझते हैं। कोई सेट है, मान लो A और X सच दैट, यहाँ पर X का कोई रूल होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू एक्स सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल टू 5। राइट, उसे तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग आराम से ले सकते हैं 1 से लेके 5 तक। राइट, श्योरिटी है तो सेट बन गया। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है। एक्स वो एलिमेंट होगा,
ये सारे एलिमेंट आएंगे जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे, राइट। जो सेकंड होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोस्टर फॉर्म मतलब जो ये फॉर्म आया ना, वही उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जिससे मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ यू, राइट। तो बेसिकली जो कॉमा कॉमा से हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और जो हम लोग इस डेफिनेशन से लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लोगों के लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कभी भी क्वेश्चन नहीं देता, 99% चांस है कि इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस फॉर्म में हमें सेट दिया होगा, ठीक है, ओके। अब सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ डेफिनेशन, कुछ और पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आप नोट करते जाइए, ताकि हम लोग जब एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग को सिंप्लिसिटी होगा वो सब करने में, ईजिली आप लोग कर पाएंगे। तो ठीक है, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो, ठीक है, दो चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब होता है? x बिलोंग्स टू a। और इसका मतलब क्या होता है? x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बिलोंग्स टू मतलब उसके अंदर है, सेट के अंदर। एक x क्या, एक एलिमेंट है, और ये क्या है? सेट है। तो x a के अंदर है और x a के अंदर नहीं है, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक सेट है a 1 2 3, और मैंने x ले लिया 5, तो क्या x बिलोंग्स टू a है? नहीं है, क्योंकि 5 इसके अंदर है ही नहीं। अगर मैंने x को सपोज 2 ले लिया, तो क्या x 2 के अंदर, a के अंदर है? x बिलोंग्स टू, ये हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये छोटा सा टर्म था एक, बस, और कुछ नहीं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो आता है सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है? बेसिकली मान लो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों, सेट ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है। बी में एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये इसका नोटेशन है, सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए को ले लो आप 1 2 3, और बी को ले लो आप 1 2 3 4 5। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं? देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ये जो सिंबल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये सिंबल क्या कहना चाहता है, ठीक है। सिंबल है ऐसा कुछ, नोटेशन जो है सबसेट का। तो इसका मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर हैं, और इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब इक्वल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को लेता हूँ ए बी सी, और कैपिटल बी को लेता हूँ ए बी सी, तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं? हाँ, ए बी बी सी सी, तो ए क्या हो गया? सबसेट हो गया बी का। बट देखो ए और बी दोनों बराबर भी हैं, तो बराबर भी हो गया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब होता है कि सबसेट भी है और बराबर भी है, इक्वल भी है। तो ये होता है सबसेट। जो इसका सब पार्ट आता है वो आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब उसको हम लोग कैसे नोटेट करते हैं? ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, और बी में कोई तो ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, राइट। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, हाँ है, और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है, तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसी में हम लोग ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए बड़ा है ना उससे, तो ये क्या हो गया? सुपर सेट। सी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं पढ़ रहे, हम लोग टर्म्स को समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, बट टर्म्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये हो गया सबसेट और प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट का डेफिनेशन। ठीक है, हम स्लो जाएंगे और अच्छे से करेंगे, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस फॉलो करते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। अब आता है अगला तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेलिटी ऑफ सेट। इक्वेलिटी ऑफ सेट। अब दो सेट है मेरे पास, सपोज ए है और बी है। इन दोनों को इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल तभी बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3। तो देखो, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर। बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? ए के अंदर। तो ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से तो कोई बोलेगा बच्चा कि यार इसको तो देख के सर बोल सकते हैं इक्वल है, इसमें इतना ए के अंदर है, इसके अंदर बी के अंदर करने की क्या ज़रूरत है? तो सपोज मैं एक ऐसा लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। और एक बी लेता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n और x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये दोनों सेट देखने में तो इक्वल नहीं है ना, बट इनको जब हम लोग बनाएंगे तो दोनों में क्या आएंगे? 1 से लेके 5 तक ही आएंगे। यहाँ पे x क्या है? इंटीजर है, और जो 1 से शुरू हो रहा है 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके a के अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4 5। b क्या है? नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है, 1 2 3 4 5। बट ये दोनों का लिखने का तरीका तो अलग है, तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं और b के सारे एलिमेंट a के अंदर हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर a के सारे एलिमेंट b के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? a इज अ सबसेट ऑफ b। और b के सारे एलिमेंट a के अंदर होंगे। उल्टा अगर सपोज चल गया, b के सारे एलिमेंट a के अंदर हो गए, तो हम वो क्या बोलेंगे? b इज अ सबसेट ऑफ a। तो कभी भी अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग बोल देंगे कि a इज इक्वल्स टू b। तो बेसिकली अगर आपको कोई दो सेट है और आप लोग को दिखाना है कि दोनों सेट इक्वल है, तो आप लोग को ये प्रूव करना है कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, क्लियर? आई होप ये इक्वलिटी ऑफ सेट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे हम सब सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस देख रहे हैं। फोर्थ है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब क्या होता है कि हम उसको काउंट कर सकें एटलीस्ट, राइट? एटलीस्ट काउंट तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इसके ऊपर और डिस्कशन होगा काउंट के लिए, बट फाइनाइट का मतलब याद रखो कि हम उसको काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक एलिमेंट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है, सॉरी एक सेट है ए और एक सेट है बी 1 2 3 4 ऐसे चलते आ रहा है। तो कौन सा फाइनाइट है? ये फाइनाइट है कि ये फाइनाइट है? ऑब्वियसली ये फाइनाइट है, और ये क्या है? इनफाइनाइट है। क्यों? इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और इसमें तो चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि उसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर पा रहे हैं और कहीं तो जाके हम रुकने वाले हैं। और इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि एलिमेंट्स काउंट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हम कहीं रुक नहीं रहे हैं, करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं। तो इसका जो हम एक टर्म आएगा यहाँ पर, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो उसको नोटेट करने के लिए हम लोग नोटेशंस ये देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, या फिर ऐसे भी लिखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट है, राइट? और अगर मैं बोलूँ कि कार्डिनैलिटी ऑफ बी, या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, तो वो कितना है? वेट, ओके, वो तो इनफाइनाइट है, राइट? ठीक है, इसका भी एक नोटेशन है, बट फिलहाल के लिए समझो कि इनफाइनाइट है। आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इसको कैसे काउंट करते हैं, बट फिलहाल के लिए तो ये इनफाइनाइट है, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, पावर सेट। पावर सेट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से
से है ये पावर सेट। डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट होंगे उसका सेट ले लो और उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे अगर कोई सेट ए है तो उसका पावर सेट कैसे डिनोट होगा, पावर सेट ऑफ ए। अगर मान लो कि ए में जो एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, एक होगा 5। 5 का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट। फिर एक सिंगल जिसमें सिंगल एलिमेंट हो वो वाले सबसेट ले लो, 1 2 3। फिर जिसमें दो एलिमेंट हो तो 1 2 2 3 3 1, और जिसमें सारे सारे आ जाए 1 2 3। सबसेट मैंने आपको बताया कि देखो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। 1 है इसके अंदर है, 2 है इसके अंदर है, तो इसके जितने भी सबसेट बनने वाले हैं उसका एक सेट बना दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए सपोज क्या है, n। जैसे यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ n कितना है, 3, तो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए भी होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक सेट ही है, तो वो होता है 2n, और यहाँ के हिसाब से क्या हो गया 2/3 विच इज़ 8। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो। अब मान लो कि जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 एलिमेंट है, मतलब एम्प्टी सेट है, तो पावर सेट का कार्डिनैलिटी क्या होगा, 2/0 विच इज़ 1। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी क्या पता चलती है कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, राइट। पावर सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो 0 नहीं हो सकती। तो पावर सेट ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट का जो कार्डिनैलिटी वो 0 नहीं हो सकता। मिनिमम कितना है, 1, मैक्सिमम तो हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, कम से कम 1 हो सकती है। ठीक है। और पावर सेट की कार्डिनैलिटी ऑब्वियस सी बात है सेट की कार्डिनैलिटी से बड़ी ही होने वाली है। ठीक है, ये बात भी याद रख लो कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू द पावर सेट ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा है, लेस देन तो समझ में आता है, इक्वल टू के लिए आप लोग एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कोई सेट बताइए जहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट द पावर सेट। अब यहीं पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं किसको, नल सेट को। नल सेट मतलब वही 5, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, 5 मतलब क्या है, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया सपोज, तो ये 5 नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम क्या है, 5। तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1। अगर मैंने ए को ये लिखा है सपोज, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितना है, 0। लेकिन अगर मैंने ए को ये लिखा है तो उसकी वहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है, यहाँ पे कार्डिनैलिटी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है, तो 1, और यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है, 0। ठीक, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा इन दोनों में डिफरेंस। तो कभी कभी एग्जाम में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, सपोज मान लो कि जैसे हमने अभी एम्प्टी सेट पढ़ा, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5, ए एम्प्टी सेट हो गया, और मैंने बोला कि ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसका पावर सेट में क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा, जैसे हमने बोला है कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है। एक मिनट, चलो मैं वाईफाई बंद कर दूँ क्योंकि नोटिफिकेशंस आते रहते हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 2/0, क्योंकि ये 0 है, विच इज़ 1। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, एक, और वो एलिमेंट कौन सा होता है, 5 खुद। ठीक है, इसके में देखो कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए तो 1 है यहाँ पर, तो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2/1 विच इज़ 2। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सेट मुझे बना के कमेंट में करो कि इसके अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट आने वाले हैं, क्योंकि 2 है ना।
तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो 1, मतलब उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हो, और जैसे हमने पिछले लिया था ये ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो ये सेट के कुछ छोटे छोटे टाइप्स हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आगे। अब थोड़े से और इम्पोर्टेंट में जाते हैं। यूनियन, दो सेट की बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट सच दैट या तो एक्स ए के अंदर हो या तो एक्स बी के अंदर हो, और मतलब किसी भी एक के अंदर हो तो वो इन दोनों इस सेट के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, देखो 1 2 3 1 2 3 तो दोनों में है, क्या 4 5 आएगा, क्या 4, देखो अगर इसके हिसाब से देखा जाए 4 ए के अंदर है, नहीं, क्या 4 बी के अंदर है, हाँ, तो किसी भी एक के अंदर हो सेट के अंदर आ जाएगा, तो मतलब 4 आएगा। 5 को देखो, क्या 5 ए के अंदर है, नहीं, 5 बी के अंदर है, हाँ, तो किसी भी एक के अंदर हो तो सेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए यूनियन बी मिल गया। अभी हम वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। जनरली तो आप लोग को वेन डायग्राम बनाने आते ही होंगे, ठीक है, बट देख लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बट सॉरी, समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। 1 मिनट में अच्छे से बना देता हूँ। वेन डायग्राम से यूनियन समझते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी होगी। ये मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि वो सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। ऐसा कोई सेट है नहीं एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि रियल नंबर का यूनिवर्सल सेट बताओ तो कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा जनरली कोई यूनिवर्सल सेट है नहीं, बट यूनिवर्सल सेट का मतलब आप समझ लो कि सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट है। वो डिफर करता है हर एक सेट के लिए। मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है ए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हो और वो सारे एलिमेंट जो बी के अंदर हो और वो दोनों में हो, पूरा का पूरा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। दूसरा हमें क्या सीखना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो ए है और इंटरसेक्शन बी, तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे या तो वो ए में हो, नहीं, वो ए में भी हो और वो बी में भी हो, ठीक है, मतलब दोनों में हो। डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, तो जो दोनों में हो कॉमन, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए को ले लिया मैंने 1 2 3 और बी को ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 1 2 3, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्लियर। चलो अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आया डिसजॉइंट सेट। अभी डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का बेसिकली मतलब समझ लो कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है फाई। फॉर एग्जांपल मतलब अगर डायग्राम से देखा जाए तो ये यू है और कुछ इस तरह का है, ये ए यहाँ पर है और ये बी यहाँ पर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 1 ले लिया और बी को मान लो 2 ले लिया, ख़त्म। एक और चीज़ यहाँ पर आता है डिस्टिंक्ट सेट और डिसजॉइंट सेट। तो दो चीज़ों में मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि दोनों चीज़ें क्या हैं। क्या है हमारे पास डिसजॉइंट सेट और हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट और
डिस्टिंक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते क्या है। डिसजॉइंट का मतलब होता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो, फाई, ठीक है। बट इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई हो भी सकता है और फाई नहीं भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि दो सेट अलग अलग हैं बस। जैसे मैंने दो सेट को इक्वल के लिए क्या बोला था कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। बट डिस्टिंक्ट में क्या होगा, फिर कोई भी एक एलिमेंट जो उसके अंदर ना हो। जैसे अगर मैंने ए को ले लिया 1 2 3 और बी को ले लिया 2 3 4, तो ये दोनों देखो डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 2 3, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग हैं। देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 3 4 है। तो ये जो डिफरेंस है छोटा सा डिसजॉइंट और डिस्टिंक्ट सेट के बीच में, अगर सेट डिसजॉइंट है तो वो पक्का डिस्टिंक्ट तो होगा ही होगा। बट अगर सेट डिस्टिंक्ट है तो वो डिसजॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो ये डिस्टिंक्ट है लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग है, और ये डिसजॉइंट भी है। लेकिन अगर डिसजॉइंट हुआ तो पक्का डिस्टिंक्ट है। क्लियर? तो ये छोटा सा चीज़ जो है आप लोग याद रख लो। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है कि सपोज एक सेट है ए 1 2 3, और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सपोज यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है, पहले तो डिनोट किससे करते हैं वो दिखा देता हूँ, या तो इससे या तो इससे। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, आप लोग जो है ये रेफ़र कीजिए क्योंकि ये हम लोग बाद में यूज़ करेंगे लिमिट पॉइंट के लिए, तो आप लोग इसको यूज़ कीजिए, मैं भी इसको यूज़ करूँगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इस ए को निकाल दो, मतलब u माइनस ए कर दो। तो u माइनस ए मतलब u में से ए के एलिमेंट को निकालना है। जैसे ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और u के एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो u में से ये 1 2 3 निकाल लो, क्या बचेंगे 4 5 6। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है डिफरेंस सेट। डिफरेंस ऑफ सेट ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि क्या है वो सेट, तो हम देख लेते हैं। a माइनस बी होता है, मतलब a में से आप b के एलिमेंट्स को निकाल दो, b में कुछ भी आता हो वो निकाल दो बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम से समझें तो सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ये है मेरा a और ये है मेरा b। तो a में से मुझे b को निकाल देना है, b के कुछ भी को निकाल देना है। तो b में तो ये कॉमन वाला भी है, b के अंदर है राइट, तो भी निकालना है। तो बेसिकली मुझे बस इतना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर हो, b के अंदर चाहिए ही नहीं। तो इसको हम लोग a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, ठीक है। डायग्राम से समझो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और a के इंटरसेक्शन लेने से क्या होगा, वो आप लोग थोड़ा सा खुद से समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको मैं लिखूँ तो ऑल द एलिमेंट विच आर बिलोंग टू a एंड है डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। ओके, एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b। इसको हम लोग लिखते हैं a में से b निकाल दो यूनियन b में से a निकाल दो। डायग्राम से पढ़ते हैं। ये सपोज u है, ये सपोज a है और ये सपोज b है। तो क्या बोला है, a में से b को निकालना होगा, मतलब क्या होता है सिर्फ इतना, b का कुछ भी नहीं होना चाहिए, और यूनियन है और b में से a को निकाल दो मतलब क्या होता है इतना,
बेसिकली हम लोग जो बीच का कॉमन पार्ट है ये वाला ये छोड़ रहे हैं और बाकी सारे के सारे एलिमेंट ले रहे हैं। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि इसका एग्जांपल आप लोग एक कंस्ट्रक्ट करो और समझो कि ये कैसा दिखता है। कोई भी ये भी एलिमेंट सेट ले लो और ट्राई करो समझने का कि क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, ओके। अभी एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। एक क्वेश्चन नहीं है, एक थ्योरम है कि नो सेट इज एन एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ। ये बोलने का मतलब है कि कोई भी सेट खुद का एलिमेंट नहीं हो सकता। कोई भी सेट खुद का एलिमेंट नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है 1 2 3 तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 बिलोंग टू ए। 2 is an element of A, तो 2 belong to A. But we cannot say कि A belong to A. What do you mean by A belong to A? ठीक है, इसको हम लोग रसल पैराडॉक्स बोलते हैं। I want you to search it and read it by yourself. रसल पैराडॉक्स, ये लाइन याद रखो कि no set is an element of itself। ठीक है, और रसल पैराडॉक्स को आप लोग सर्च करो और पढ़ो एक बार। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि क्या है रसल पैराडॉक्स, बट फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ो एक बार इसको जाके। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन भी है, वो भी हम करेंगे, बट फिलहाल तो आप लोग पहले रसल पैराडॉक्स को पढ़ के आओ। ओके, सो ये सेट का जो है वो बेसिक डेफिनेशन है। एक चीज़ और बाकी है, वो भी कर लेते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं टॉपिक लिखा देता हूँ, वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोग फंक्शंस पे जाएंगे कि फंक्शंस को सेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं पीडीएफ नोट्स भेजूँगा जो भी लेक्चर वाइज है कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद, और क्वेश्चंस भी वहीं पे आएंगे सारे। सो स्टे ट्यून और थैंक यू फॉर वॉचिंग।